नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के और उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव जारी हैं। भले ही कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए देश में एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ बना हुआ है। दवाई, बेड, ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई है। मुंबई में धारावी की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और दिल्ली में कर्फ्यू के ऐलान के बाद से ही बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। वो लॉकडाउन के ऐलान के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक भारी भीड़ है। हर किसी को किसी भी कीमत पर अपने अपने घर लौटने की बेताबी है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर पिछले कई घंटों से दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर आनंद विहार बस अड्डे पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आनंद विहार बस अड्डे की हैं। ज्यादातर बस अड्डों पर, चाहे वो आईएसबीटी हो या आनंद विहार बस अड्डा हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, तमाम जगह पर भारी भीड़ है। और जब ये कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही लोगों में या कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे, तो लोगों में अपने अपने गांव लौटने की बेताबी थी, क्योंकि ये डर था कि शायद लॉकडाउन हो सकता है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़े जो हैं वो कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है, दवाइयों की कमी है। ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं, बहुत सारे शहरों में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में, लखनऊ और बाकी जगहों पर इस तरह की हालत बनी हुई है। और खुद दिल्ली जो राजधानी है वहां पर भी दवाओं की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। और इस घबराहट को लेकर बहुत सारे लोग जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने अपने घर लौटने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इसलिए स्टेशनों पर इसके बावजूद भीड़ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, लगातार एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके आनंद विहार बस टर्मिनल पे आप मौजूद हैं। किस तरह की स्थिति वहां पर देख रहे हैं? आपने कई परिवारों से बात की और फिर वही बेचैनी है कि किसी भी हाल में अपने गांव लौट जाएं। देखिए, बिल्कुल मैं आनंद विहार बस अड्डे के पास हूँ। यहाँ के दो पार्ट हैं। मेरे राइट में आनंद विहार बस अड्डा है और मेरे लेफ्ट में जो गाजियाबाद का कौशाम्बी बस अड्डा है वो यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से दिल्ली में तमाम जो मजदूर तबका है, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग हों, जिनके दफ्तर एक हफ्ते के लिए बंद हैं, वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और दोपहर 12 बजे के बाद से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये जो फुट ओवर ब्रिज है, जो कि राइट में आनंद विहार बस अड्डा है और इसके नीचे जो है वो गाजियाबाद का बस अड्डा है, तो इस फुट ओवर ब्रिज में किस कदर भीड़ है। आप ऊपर देखिए कि लोग कैसे रेलिंग को पकड़ पकड़ कर निकल रहे हैं। बार बार यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है और छोटे बच्चे हैं, देखिए ये सामने लोग गिरने को हो रहे हैं। छोटे बच्चे फंसे हुए हैं भीड़ के अंदर। ये सामने छोटा बच्चा देखिए रेलिंग में फंसा हुआ है। महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर निकल रही हैं, लेकिन इस फुटओवर ब्रिज पर इस कदर भीड़ हो गई है, इस कदर लोग बढ़ते जा रहे हैं कि अब लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। और यहाँ पर पुलिस बल भी नहीं है बहुत ज़्यादा कि लोगों को मैनेज कर पाए, तो यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे पीछे जो नज़ारा है ये गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे का है। यहाँ पर वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या बिहार की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप देखिए कि पूरा का पूरा बस अड्डा जो दोपहर में लगभग खाली था, अब पूरा बस अड्डा भर गया है। यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मजदूरों के परिवार और ऐसे लोग जिनके दफ्तर एक हफ्ते के लिए बंद हो गए हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और अब चाहते हैं कि आज रात 10 बजे से पहले, इससे पहले कि यहाँ लॉकडाउन शुरू हो, वो यहाँ से निकल जाएं। आप देखें कि सामने जो ये रोडवेज बस जा रही है कौशाम्बी वाली, इस बस पर इतने ज़्यादा लोग बैठ गए हैं कि बस के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। नीचे तो लोग बैठे ही हैं, ऊपर जान जोखिम में डालकर लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि 10 बजे के बाद उन्हें पता नहीं बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए लगातार लोग चलती बसों में चढ़ते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जी मुकेश, अब ये अजीब तस्वीर है। ये लगातार इतना खौफ, कोरोना के आंकड़े इतने बड़े, 2 गज की दूरी रखने की बार बार बात हो रही है, लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की भीड़ है उससे ये लग रहा है कि ये खौफ बिल्कुल इनको नहीं है लोगों को अभी, या उनकी इतनी ज्यादा मजबूरी है कि वो उस चीज को भूल चुके हैं कि उन्हें दूरी बनानी है। उन्हें किस तरह से फुटओवर ब्रिज का जो नजारा था वो अपने आप में एक परेशान करता है, दिल दहलाने वाला नजारा है, क्योंकि जिस तरह की वहां पर भीड़ है उसमें लोग
लोग गिर सकते हैं, धक्का मुक्की हो सकती है और प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई का मैनेजमेंट वहां नहीं दिख रहा है। आपने बहुत सारे लोगों से बात भी की है, क्या खौफ है लोगों में? उनके काम धंधे रोजगार क्या आपसे बंद होने लगे हैं? जो कामगार हैं उनको काम छिन गया है वापस, उन्हें ये डर है कि बस मिलेगी ही नहीं। किस उम्मीद में वो वापस हफ्ते भर के लॉकडाउन में अपने अपने गाँव में अपने अपने घरों में जा रहे हैं? देखिए, पिछली बार हमने देखा था कि जो मजदूर तबका है केवल वही पलायन कर रहा था और लोग पैदल जा रहे थे, बसों का इंतजाम नहीं था, ट्रेनों का इंतजाम नहीं था। लेकिन इस बार जो है वो नज़ारा कुछ अलग है। इस बार जो मजदूर तबका है उसके साथ साथ में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो भी जा रहे हैं, क्योंकि उनके प्राइवेट दफ्तर लगभग बंद हो चुके हैं और एक हफ्ते तक बंद रहेंगे। कुछ लोग यहाँ पर उनसे बात करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? उन्नाव जिला। तो कब से बस का इंतजार कर रहे हैं? अब 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे। अच्छा। और दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? रावल नगर। क्या काम करते थे आप? सिंदूर का। अच्छा, तो अभी लॉकडाउन हो गया इसलिए जा रहे हैं आप? अब क्या मजबूरी है। मजबूरी है। आप भैया कहाँ जा रहे हैं? यही इनके साथ में ही है सब लोग। अच्छा। दादा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ये अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, यहीं पर मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये इतनी भीड़ हो रही है, किस तरह की परेशानी हो सर रही है? पिछले साल यहीं पर पुलिस थे। मैंने उनको कहा कि तुम यहाँ पर खड़े हो, कम से कम उधर से आने का, इधर से आने का। वो दोनों तरफ उसको चला रहा था। फिर ये लाइट लगी उसके बाद में। नहीं, पहले ये लाइट नहीं थी ऊपर। आज क्या दिक्कत हो रही है? आज क्या परेशानी है? आज यही है कि कोई प्रशासन है ही नहीं यहाँ पे, कोई इंतजाम ही नहीं है। देखिए महिलाएं अपने सर पर किस तरह से वजन लेकर सामान लेकर जा रही हैं। आप भैया कहाँ जा रहे हैं? आप? यूपी। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं कन्नौज जा रहा हूँ। कन्नौज जा रहे हैं? हाँ जी। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या? बस वाले भी सीधे नहीं रोक रहे हैं, कैसे भी करके वो अंदर नहीं रोक रहे, कह रहे जाने दो। अच्छा, सही टाइम से नहीं रोक रहे हैं कहीं पर भी। तो दिल्ली में क्या काम करते थे आप? दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ यहाँ पर। अब क्यों जा रहे हैं? लॉकडाउन हो गया इसलिए? लॉकडाउन की वजह से जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत परेशानी उठाना पड़ा। तो कब लौटेंगे आप? अब अगर सही रहता है तो 1 सप्ताह के बाद वापस आ जाएंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं होती है ना फिर टाइम लगेगा। ज़्यादा लोग तो इसी लॉकडाउन लेके ही परेशान है, बहुत क्योंकि अगले मरतबा जो किए थे उसी लेके ही ये भी परेशानी पड़ रही है। अच्छा। हम लोग बिहार के। अच्छा, बिहार जा रहे हैं आप? चित्रकूट पर भी ज्यादातर मुकेश यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं जो वापस लौटने लगे हैं, क्योंकि इस बात से उनको परेशानी है कि लॉकडाउन अगर हो जाता है तो फिर वो यहाँ पर क्या करेंगे, और इस घबराहट में वो चाहते हैं कि अपने अपने गांव में वो पहुंच जाएं। तो ये आनंद विहार बस टर्मिनस की जो हालत है वो दिखा रहे हैं हमें मुकेश सिंह सेंगर। और इस वक्त मुकेश से संपर्क कट गया है हमारा। देखा आपने कि किस कदर वहां पर भीड़ है। लॉकडाउन का ऐलान हुआ है जब से दिल्ली में, तो लोगों को ये हड़बड़ है कि वो 10 बजे के पहले पहले बस पर सवार हो जाएं, ट्रेन पे सवार हो जाएं, क्योंकि वो 1 हफ्ते यहां नहीं गुजारना चाहते हैं। और ये भी लोगों में एक आशंका है कि उसके आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो वो क्या करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में लॉकडाउन का आदेश दिया है। ये शहर हैं इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी। सुबह 11 बजे के बाद यहाँ पे सब्जी दूध भी नहीं मिलेंगी। सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, यानी कि सुबह से 11 बजे तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलेंगी। 11 बजे के बाद ज़रूरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। हमारे साथ कमाल खान रेजिडेंट एडिटर जुड़ रहे हैं। कमाल, ये नया ऑर्डर जो आया है उसके तहत लॉकडाउन में किस तरह का असर शहर में देखा जाएगा, किन चीज़ों पर? देखिए, ऐसा है कि इसमें प्रॉब्लम ये है, सरकार को पिछले 4 दिन से यहाँ के व्यापार मंडल में बंद कर रखी है और शॉप, मेडिकल शॉप, इस तरह की कोई जरूरत नहीं। तो जब भी इस तरह का कोई आदेश आता है तो बहुत ज्यादा पैनिक होता है, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ये जो अभी 26 तारीख तक के लिए आदेश आया है ये बढ़ा दिया जाए, पूरे महीने के लिए हो जाए। बहुत सारे लोग पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो बेहतर ये होता है कि इस तरह का लॉकडाउन का ऑर्डर 1-2 दिन की मोहलत पब्लिक को दी जाए कि अगर आपको कोई जरूरी चीजें आप खरीद लीजिए, खास करके तब जब ये कहा जा रहा हो कि 11 बजे तक सब्जी दूध के वेंडर्स को सिर्फ 11 बजे तक बेच पाएंगे सवेरे, और उसके बाद वो सड़कों से उनको जाना पड़ेगा। सड़कों से उनको जाने का मतलब है कि वो 10 बजे तक बेच पाएंगे, तब 1 घंटे का वक्त होगा कि जिन दूर दराज के इलाकों से वो आते हैं वहां पर वापस हो पाएंगे। तो ऐसा लॉकडाउन लगाने के पहले अगर 1-2 दिन की मोहलत पब्लिक को दे दी जाए तो उसके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाती है। क्योंकि कल एक डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप लोग बाहर जाते हैं तो ये समझ के जाइए कि शहर का हर दूसरा आदमी इन्फेक्टेड है,
भले वो उसको सिम्टम्स हो या ना हो, ये इस खतरे से आगाह रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कम लोग हैं, जो लोग हैं वो बीमार हैं, कुछ जरूरत की चीजें उन्होंने नहीं खरीदी हुई हैं। अगर इस तरह का कोई ऑर्डर दिया जाए कि फौरन बंद कर दिया जाए तो ये पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। जी, जाहिर सी बात है कि लोग तैयार नहीं हैं, और वो भी सुबह अगर 11 बजे के बाद सब्जी दूध भी नहीं मिलेगा तो लोगों को ये परेशानी होगी और सुबह के वक्त में भीड़ भी और बढ़ेगी। शुक्रिया आपका कमाल। तो ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इन शहरों में लॉकडाउन कर दिया जाए, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये तमाम शहर शामिल हैं, कानपुर। और यहाँ दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू, उसके बाद वीकेंड का कर्फ्यू, यानी कि शनिवार रविवार 2 दिन पूरी तरह से कर्फ्यू रहा, और उसके बाद अब दिल्ली में पूरा लॉकडाउन आज रात से लगा दिया गया है अगले सोमवार तक। सोमवार रात के 10 बजे से लेकर अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि फिलहाल ये 6 दिन का है। सोमवार 19 अप्रैल की रात से लेकर अगले सोमवार की 26 अप्रैल की सुबह तक दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाएगा। और शरद हमारे साथ मौजूद हैं। तो शरद, इस लॉकडाउन का क्या मतलब है? ज़रूरी चीज़ें पिछली बार भी हमने देखा था कि मिलती रही थी, जैसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कह दिया गया है कि 11 बजे तक दूध और सब्जी मिलेगी और उसके बाद नहीं, उन वेंडर्स को भी सड़क से हटना पड़ेगा। दिल्ली में किस तरह का स्पष्टीकरण है? क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी? कैसे ये लॉकडाउन काम करेगा? देखिए, दिल्ली में थोड़ी ये ढिलाई ज़रूर है कि जब खुलेगा तो सब खुलेगा और बंद होगा तो लगभग सब कुछ बंद होगा। इस तरह से 11 बजे और 2-4 बजे आप अपनी दुकान बंद कर लें, वो वाली बात यहाँ पर नहीं रखी गई है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे दवा, फल, सब्ज़ी, दूध, ये या फिर अन्य सेवाएं जो हैं जो ज़रूरी कैटेगरी में आती हैं, उनको इसमें छूट दी गई है। हालांकि ई पास बनवाने होंगे। जो केंद्र सरकार के दफ्तर हैं वो खुले रहेंगे, लोगों को बस अपना आई कार्ड दिखाना होगा। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर सभी ये बंद रहेंगे। केवल सरकारी और प्राइवेट वही दफ्तर खुलेंगे जो ज़रूरी सामान्य सेवा से जुड़े हुए हैं। शादी का सीज़न शुरू होने वाला है बिल्कुल, तो उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि जो लोग भी शादी में जाना चाह रहे हैं वो जो शादी का कार्ड है वो दिखा के पुलिस को वो जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था दिल्ली के अंदर रखी गई है। और एक अहम बात ये है जो बताने वाली है, जो पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन को पूरी तरह से अलग कर देती है, वो ये है कि पिछले लॉकडाउन के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद था, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खुला रखा गया है, उसको बंद नहीं किया गया। यानी कि डीटीसी, दिल्ली मेट्रो, टैक्सी, ऑटो, ये सब जो हैं चलते रहेंगे। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने ये ज़रूर कहा है कि वो पीक आवर्स में केवल सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे मेट्रो चलेंगी। उसमें भी आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी पर मेट्रो रेल जो है वो लोगों को मिलेगी, और बाकी पूरे दिन के दौरान 1-1 घंटे के दौरान ही जाकर जो है उनको ट्रेन मिल सकेगी। तो कोशिश ये है और सरकार की उम्मीद ये है कि शायद इस लॉकडाउन से जो कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, संक्रमण दर बढ़ रही है, वो कुछ रुक जाए। लेकिन अभी तक का जो लॉकडाउन का इतिहास है, कोई ऐसे प्रमाण मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सकें पुख्ता तौर पर कि कोरोना लॉकडाउन लगाने से ख़त्म हो जाता है या रुक जाता है। पिछले साल पूरा देश जब लॉकडाउन में था, सब घरों के अंदर बंद थे, तब भी कोरोना बढ़ते देखिए आज कहाँ पहुँच गया है। तो अब हम देखेंगे कि क्योंकि किसी सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, मजबूरी में ये लॉकडाउन लगाया गया है। तो बस उम्मीद करनी चाहिए कि जिस उम्मीद के साथ ये किया गया है वो उम्मीद 6 दिन में पूरी हो जाए, जिससे कि अगले सोमवार को जो है हालात सामान्य हो जाएं और जो मजदूर वर्ग है दिल्ली का, जो रोज़ाना कमाने खाने वाला है, उसको वापस अपने घर में, अपने गांव में ना जाना पड़े। क्योंकि अगर वहां रहने की स्थिति होती, कमाने की स्थिति होती, तो वो दिल्ली क्यों आता। जी, और जो बंद किए गए हैं वो सामाजिक और धार्मिक आयोजन तमाम तरह के बंद हैं। दिल्ली सरकार के दफ्तर बंद होंगे, लेकिन केंद्र सरकार के दफ्तर जो हैं वो खुले हुए हैं। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आई कार्ड दिखाकर आने जाने की छूट है। और अच्छी बात यह है कि तमाम ज़रूरी चीज़ें हर वक्त खुली रहेंगी और ट्रांसपोर्ट भी खुला रहेगा। तो दिल्ली में मेट्रो हो या बस हो या ऑटो या टैक्सी, ये सब चलेंगी, और जिनको जिस तरह की ज़रूरत है उस हिसाब से वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये है दिल्ली लॉकडाउन का हाल। और अभी आपने कुछ देर पहले ही देखा कि दिल्ली से पलायन होने लग गया है, और आनंद विहार बस टर्मिनल, गाजियाबाद में, इन सब इलाकों में किस तरह की भीड़ है। मुंबई में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई के धारावी में लोगों के पलायन की वजह से
कई गलियां बिल्कुल सन्नाटी पड़ी हुई हैं। लॉकडाउन के डर से और काम नहीं होने के कारण बड़े पैमाने में मजदूरों ने यहां से पलायन किया है। जो रुके हुए हैं वो अपने टिकट का इंतजार कर रहे हैं और आने वाले 2-3 दिन में वो भी निकल जाएंगे। सोहित मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आमतौर पर धारावी की इन गलियों में काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन अब हालात ये है कि पूरे की पूरी गलियां सुनसान नज़र आ रही हैं। कई सारे यहाँ पर जो कारखाने हैं वो बंद हो चुके हैं। कई सारे घर और कहाँ तक कि जो यहाँ पर कई सारे जो एक के ऊपर एक कई सारे घर होते थे वो फिलहाल बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका एक बड़ी वजह ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। एक तो लोगों में डर है कि पिछले साल की तरह लॉकडाउन में जिस तरह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा था वो ना करना पड़े, इसलिए भी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार से आने वाले बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं वो गाँव की ओर उन्होंने पलायन किया है। जो रुके भी हैं वो आने वाले कुछ दिनों में जाने के बारे में सोच रहे हैं और जो घर हैं यहाँ पर जो लोग हैं जो मजदूर हैं ख़ास तौर पर वो वापस पलायन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम तनवीर है। तनवीर जी, आप भी गांव जाने के विचार कर रहे हैं क्या? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गलियां खाली हैं, क्या हुआ है, क्यों इतनी खाली गलियां हैं? लॉकडाउन की वजह से ही सारे लोग यहाँ से निकल गए। हाँ। और हम लोग का काम धाम सारा चीज़ बंद है। हाँ। कुछ भी नहीं चालू है। हाँ। टिकट के लिए हम लोग भी अप्लाई के लिए दिए हुए हैं। आज साइकिल टिकट हम लोग को भी मिल जाएगा, तो हम लोग भी यहाँ से गांव की तरफ चले जाएंगे। खाने पीने की सबसे बड़ी तकलीफ है, काम करेंगे तो ही खाना मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो खाना देगा ही नहीं कोई। तो खाना पीना क्या नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, अभी कोई नहीं अप्लाई। अगले बार तो दिया भी था, आदमी सब इधर उधर से आया था, बीएमसी से भी आया था, लेकिन अब की बार कोई मतलब पूछने के लिए भी नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग जो मजदूर बड़े पैमाने पर आते हैं अलग अलग जगह से खाने पीने के लिए, यहाँ पर काम करते हैं और खाते पीते हैं, तो जब कई सारे यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं वो बंद हो जाएंगे, जब काम ही नहीं रहेगा तो वो लोग रुक कर क्या करेंगे। और इसीलिए हमने सुना कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन का उनको टिकट मिल जाएगा कंफर्म, उस दिन वो गांव चले जाएंगे। और धारावी की गलियां अगर पहले से आप इसकी तुलना करें तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर बंद नज़र आएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ गई है। मुंबई के तुरभी जहां ट्रकों में ऑक्सीजन भरे जाते हैं, वहां अस्पतालों से आए ट्रकों की कतार देखी जा रही है। यहां मौजूदा वार्ड बॉय बता रहे हैं कि पहले दिन में 1-2 की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एक दिन में 4 से 5 ट्रिप लगाने पड़ रहे हैं। हाल ये है कि 20-30 ट्रक हमेशा यहां खड़े नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट। एल्बर्ट रॉड्रिक्स के भाई घर पर आइसोलेशन में हैं। उन्हें अस्पताल से जाने को कह दिया गया क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि अब जगह नहीं है। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि उसका स्तर 89 से 90 है। उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो लगभग खाली हो चुका है। पिछले 6 दिनों से एल्बर्ट ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे हैं। पेशेंट ब्रेथलेस हो रहा है, लेकिन वो अभी इस सिलेंडर नहीं होने की वजह से एक लिया था मैं, अभी 6 दिन हो गया तो मेरे को रिफिल नहीं मिला अभी तक, तो उसको हम लोग एकदम मिनिमल यूज कर रहे हैं। हालात पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ही हैं। नागपुर जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से है, वहाँ बेड और ऑक्सीजन की कमी है। हमारे घर में पेशेंट है, वो बीमार है। 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो बोलते हैं हम बेड दे देंगे, तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ, तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेंगे। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने NDTV से बातचीत में कहा कि हालात नियंत्रण में हैं। अभी हम काफी स्टेबल हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में हमारी जो थोड़ी स्क्रैम्बल चल रही थी, क्योंकि जब हम 3000-4000 क्रॉस करते गए, उसके बाद काफी ऐसे केसेस हैं जिनको माइल्ड ऑक्सीजन या ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी। हालांकि जब NDTV ने जमीनी हालात का जायजा लिया तो वो बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। मुंबई से थोड़े बाहर आउटस्कर्ट्स पे स्थित तुरभे का, यहाँ पे एक कंपनी है ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं आप ट्रक्स की, ये सारे ट्रक यहाँ पे ऑक्सीजन रिफिल करने के लिए आए हैं। सारे खाली ऑक्सीजन लेके आए हैं और ये जो कंपनी है यहाँ पे ये रिफिल करेंगे। और ये सारे जो ट्रक्स है वो मुंबई के अलग अलग अस्पतालों से वार्ड बॉयज लेके आए हैं। राजू दाभाड़े जो चेंबूर के साई अस्पताल में वार्ड बॉय है, लेकिन पिछले 9 दिनों से वो घर नहीं गए हैं। ये इसलिए क्योंकि वो लगातार फीनिक्स गैस कंपनी में
ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जा रहे हैं, जो तुर्भे इंडस्ट्रियल एरिया में है। राजू का कहना है कि एक बार में वो 35 सिलेंडर भरवाते हैं, जो सिर्फ 4 से 5 घंटे तक चल सकते हैं। 4 से 5 ट्रिप आना पड़ता है। 4 से 5 ट्रिप। हाँ। और पहले कितना आते थे? मान लीजिए पिछले महीने की बात करें, 2 ट्रिप दिन में, 2 ट्रिप। सिर्फ सारे ऑक्सीजन के पेशेंट आ रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वालों का कहना है सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स की मांग बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग घरों में हैं क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है। हमारे 7 नंबर हैं, तो 7 नंबर पे अगर बात करें तो एक मुझे लगभग 300 कॉल आते हैं, तो वो हिसाब से आप देख लीजिए, किसी पे 200 आते होंगे, किसी पे 50 आते होंगे। अगर मेरा नंबर बिजी है तो आगे जाता है, तो तकरीबन 1500 से 2000 कॉल आ रहे हैं डेली के। हालात ये है कि डॉक्टर भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि अस्पताल में 70% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। पिछले 7 दिनों से हालात डरावने हैं। हम लगातार वेंडर से ऑक्सीजन के लिए लगे हैं। हालात बेहद तनाव वाले हैं। सरकार का कहना है कि राज्य में 1250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और उसकी जरूरत भी बहुत बढ़ गई है। राज्य में करीब 60,000 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और अब ऑक्सीजन की कमी लोगों की जान लेने लगी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रेमडेसिविर निजी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ये दवा मिल रही है। ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ी है। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन वाले बेड वार्ड के बाहर कॉरिडोर में लगा दिए गए हैं ताकि हर मरीज को सुविधा मिल सके। राजस्थान का ये सबसे बड़ा कोविड का अस्पताल है RUHS, लेकिन यहाँ पर जो 1200 से ज्यादा बेड है वो धीरे धीरे अब 90% तक भर चुके हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से जब वार्ड भर गए हैं तो पेशेंट्स को पूरा ट्रीटमेंट मिले, तो बाहर कॉरिडोर में इन्होंने बेड्स लगा के ऑक्सीजन दिया है ताकि कम से कम जो ऑक्सीजन है वो जो पेशेंट्स को उसकी ज़रूरत है कम से कम वो ट्रीटमेंट मिले। और जो RUHS है इसमें जो लगातार 200 से 300 पेशेंट्स रोज यहाँ पर आ रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है कि राजस्थान में भी जो सेकेंड सर्ज आया है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कोरोना का एक विस्फोट हुआ है। लेटेस्ट जो फिगर है वो 10,000 के आसपास का है और लगातार फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि चिंता की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो भी सही नहीं है, यानी कि जितने पेशेंट्स भर्ती हो रहे हैं उससे कम पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है और जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो सिर्फ इस तरह के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, प्राइवेट अस्पताल में काफ़ी कमी आ रही है। तो ये है चित्र जयपुर के जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर्स ने, ताकि किसी पेशेंट को यहाँ से भेजना नहीं पड़े, इसलिए कॉरिडोर में बेड लगा के और कम से कम ऑक्सीजन की उनको सप्लाई होती रहे और उनको ट्रीटमेंट भी मिले, इस तरह के व्यवस्था, इस तरह का इंतजाम उन्होंने किया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला अस्पताल में ANM की छात्राओं ने कोविड ड्यूटी को 6 महीने तक निभाया। छात्राओं का कहना है कि इन्हें ना कोई इसके लिए पैसे मिले, ना ही भोजन। स्वास्थ्य विभाग एस्मा की धमकी दे रहा है, लेकिन इन छात्राओं ने अस्पताल से अब घर का रुख कर लिया है। धमतरी के इस अस्पताल में 6 महीने तक इन प्रशिक्षु नर्सों ने खूब काम किया, कोरोना से लड़ती रहीं, लेकिन अब कहती हैं बगैर भोजन और पैसे के ये काम नहीं कर सकते। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। हमारा सेशन नवंबर में ख़त्म हो गया है, तो हम लोग घर जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया कोर्स। बस ये कोविड-19 के कारण ना हमारा एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग को कोविड ड्यूटी कराना चाहते हैं, तो फिर कुछ पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, ना कुछ भी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग को क्या मतलब, हमारा जवाबदारी खुद का होगा ना। हमारी समस्या ये है कि हम लोग कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारा जवाबदारी लेना नहीं चाहता। जैसे हम कुछ हो जाते हैं तो हमारी जवाबदारी भी लेने वाला कोई होना चाहिए ना। परिजनों का कहना है बच्चे काम करेंगे लेकिन सरकार जवाबदेही तो ले।
बच्चे ड्यूटी करेंगे, उसकी जवाबदारी आप लो, इसको पेमेंट दो, ये परीक्षा होने तक खाने खर्चे के भी दो। इधर स्वास्थ्य विभाग ने भोजन के लिए फंड नहीं होना और एस्मा का हवाला देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। भोजन के लिए हम इसलिए व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी उसके लिए स्टाइपेंड नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो उनके लिए निश्चित तौर पे हम उनके विरुद्ध में कार्रवाई भी करेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर अभी भी 28 से 30% तक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 12,345 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 170 मरीजों की मौत हुई है। राहत की बात ये रही है कि एक दिन में 14,075 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो गए। कुछ दिनों पहले रायपुर में जूनियर डॉक्टरों ने घटिया पीपीई किट और सुविधाओं के अभाव के विरोध में हड़ताल की थी। अब एएनएम घर चली गई हैं तो सरकार उन्हें धमकी दे रही है। सरकार धमकी तो दे सकती है, लेकिन बेहतर होता कि जिम्मेदारियों के बोझ तले इन स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को वेंटिलेटर से निकाला जा सके। धमतरी से सुभाष और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से मेरठ जाने वाली हाईवे का एक लेन खोल दिया गया है, लेकिन मेरठ से दिल्ली आने वाले हाईवे का एक हिस्सा अभी भी बंद ही रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक वो धरना जारी रहेगा। दिल्ली से मेरठ हाईवे के रास्ते जाने में अब कोई रुकावट नहीं है, भले ही एम्बुलेंस हो या फिर आम आदमी की गाड़ी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने रास्ता खोलने की पहल की है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस ने यह हिस्सा बंद कर दिया था। NH-9 खुलने से हम लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है और हम समय से पेशेंट के पास ट्रीटमेंट करने के लिए पहुंच जाते हैं। पूरा खुल जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि घूम के जाना पड़ता है। जैसे छोटी हॉस्पिटल में जाना है तो पूरा नोएडा का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। अभी तो एक साइड खुला है, पूरा अगर दोनों साइड खुल जाता तो बढ़िया रहता। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर दूसरे हिस्से में अब भी किसान धरने पर बैठे हैं, यानी मेरठ से दिल्ली आने वाले हाईवे का रास्ता अभी भी बंद है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जहां किसान धरने पर बैठे हैं वहां से किसानों को जबरदस्ती हटाने का उनका कोई इरादा नहीं है। हमने किसानों ने एक रोड खोल दिया है जो दिल्ली से मेरठ जा रहा है, और वह रोड इसलिए खोला है हमने कि एम्बुलेंस गाड़ियाँ जो मरीजों के लिए दवाई के लिए मरीजों के ले जाने में ले आने में किसी किस्म की कोई सुविधा ना हो। क्यों, ये लोग भी हमारे हैं। हमारी लड़ाई सरकार के साथ में है, जनता के साथ में कोई लड़ाई नहीं। इधर से जो मेरठ से दिल्ली आ रहे उसको अभी बंद करके रखे हुए आपने, जब तक ये तीनों बिल वापस ना होते और जो है एमएसपी कोई गारंटी सरकार आश्वासन नहीं देती तब तक जो है बंद रहेगा। बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, इतने बड़े रोड शो हो रहे, वहाँ तो जो कोरोना है नहीं, तो यहाँ दिल्ली में कैसा है कोरोना। हालांकि अभी भी पुलिस ने NH-9 से डाबर चौक जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। इस वजह से मोटरसाइकिल सवार कच्चे पक्के उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर ही निकलते हैं। किसानों का ये कहना है कि ये जो रास्ता खोला गया उनकी पहल पर ही दिल्ली पुलिस ने खोला है। सबसे बड़ी बात है कि इस रास्ते के खुलने से यानी दिल्ली से जो मेरठ जो लोग जाना चाहते हैं, एम्बुलेंस जाना चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, जिनको परेशानी हो रही थी 26 जनवरी के बाद से, अब उनको कम से कम राहत मिली है। लेकिन अभी भी मेरठ से कोई दिल्ली जाना चाहे तो उसके लिए रास्ते बंद है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।